वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? आज हम देखने वाले हैं गादा सोलत सरतो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो किसी आदमी के साथ में घने जंगल से होते हुए एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। दरअसल वो महिला किसी गांव की मुखिया है और उसके गांव में आए दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। पूरा गांव इससे परेशान है कि आखिरकार उनके बच्चे को कौन गायब कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ पता नहीं। उन्हें उसी चीज का पता लगाने के लिए एक मुख्य तांत्रिक के पास जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक के पास बहुत अद्भुत शक्ति होती है और अपनी शक्तियों का मार करके उसको आसानी से पता लगा सकता है कि इनके पीछे सब कौन है, कौन बच्चों को गायब करा है, वगैरह वगैरह सब। आगे बढ़ते हैं, एक मुखिया को घेवड़ी दिखाई देता है। वो उसे तांत्रिक का पता पूछती है, जिस पर वो उसका रास्ता बता भी देता है। अब बताए गए रास्ते के अनुसार मुखिया उस तांत्रिक के पास पहुंच भी जाती है और उसको अपनी समस्या बताती है कि हमारे यहाँ इधर बच्चे गायब हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड तांत्रिक अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके पास एक रहस्यमय किताब भी होती है और इस तांत्रिक के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि इस तांत्रिक को जिस भी चीज का समस्या का हल चाहिए होता है ना, वो इस बस इसी पुस्तक में मिल जाती है। वो सोचता है कि किताब खुद ब खुद देती है। एंड तब उस किताब की मदद से तांत्रिक को पता चलता है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक डायन का हाथ है। वो गांव के बच्चों को चुरा कर उनके बलि देती है ताकि खुद को हमेशा जवान रख पाए। उसने अपनी जवानी के जाल में राजा को फंसाकर उनका सारा राजपाट छीन लिया था, लेकिन जब तक उसका लालच कम नहीं हुआ तो वो आज भी राजा की तरह और बकरों की तरह तलाश में रहती है और इसके लिए उसे अपनी सुंदरता को बरकरार रखना पड़ता है। और यही वजह है कि वह बच्चों की बलि देकर उनका दिल खा जाती है, जिससे वह हमेशा जवान रहती है। जब ये सारी बातें उस मुखिया को पता चलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। भाई वो तो तांत्रिक से पूछती है कि हम उस डायन को कैसे रोक सकते हैं। फिर तांत्रिक कहता है, उसे तुम में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, आज से कुछ दिनों के बाद चांदनी रात को एक बच्चा जन्म लेगा जो उस डायन को खत्म करेगा। तुम बस उसी का इंतजार करो और उस दिन तक गांव में की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर मुखिया तंत्रिक को धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं जहां उस तांत्रिक की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। और ये क्योंकि उसका अंतिम समय भी करीब आ चुका था, इसलिए वो उस जादुई किताब को कहीं पर छुपा देता है ताकि उसके परिवार के सदस्य के अलावा कोई दूसरा इंसान इस किताब को हाथ ना लगा पाए, क्योंकि अगर ये किताब गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का विनाश हो सकता था। इसलिए तांत्रिक का उस किताब को बहुत ही सेफ जगह पर छुपाकर अपना दम तोड़ देता है। अब ये सीन कुछ सालों के बाद के समय पे शिफ्ट होता है, जहां पर अरुण नाम का एक डायरेक्टर एक एक्टर को अपनी स्टोरी बता रहा होता है। इस स्टोरी पर ना एक मूवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब वो एक्टर उस स्टोरी को पढ़ता है ना तो उसे वो स्टोरी एकदम वही हाथ दिखते हैं, लगती है बिल्कुल ही ओल्ड फैशन स्टोरी। इसलिए वो साफ साफ इस स्टोरी को पर काम करने से मना कर देता है। बेचारा अरुण उदास होकर घर वापस आ जाता है। दरअसल दोस्तों, अरुण के दादा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जिसने अपनी मूवी की शुरुआत में देखा था। और अभी वो किताब थी ना जो तांत्रिक की छुपाई थी, वो अरुण के घर में ही मौजूद है। लेकिन अरुण को इस बात का विश्वास ही नहीं है कि जादुई किताब भी हो सकती है, मतलब उसे अपने दादा पर भरोसा ही नहीं था। एंड अरुण जब अपने दोस्तों के साथ किसी बढ़िया की स्टोरी की तलाश में जा रहा होता है, जब जाते जाते उसकी माँ उसे वही किताब देती है और कहते हुए कि कभी तुम इस किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो ये किताब तुम्हारी मदद करेगी। अरुण जब उस किताब को लेना तो नहीं चाहता था, पर अब माँ कह रही है तो बेचारा क्या करे, उसे अपने पास रख लेता है। फिर वो अपने दोस्त सुरेश के साथ राजू नाम के एक और दोस्त के साथ मिलने जा रहा था ताकि तीनों मिलकर मूवी के लिए एक अच्छी स्टोरी लिख पाए। रास्ते में होता यह है कि अरुण अपनी बहन को उसके कॉलेज छोड़ देता है, जहां पर कुछ सीनियर्स अरुण की बहन को परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन वो उनको ऐसे धमकाता है कि उनकी हवा निकल जाती है। तो सुरेश को लगता है कि सीनियर्स अब भी और भी उनकी बहन को परेशान कर रहे होंगे, इसलिए वो बस हीरो बनते हुए उसे बचाने चला जाता है। लेकिन जब उसकी सारी हीरोपंती वो सीनियर मार मार के निकाल देते हैं तो उसे इतना मारते हैं कि बेचारे की वहीं पर हवा टाइट हो जाती है। इधर हम राजू को देखते हैं जो कि एक ढोंगी तांत्रिक है। उसके पास एक कपल अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। उनकी बेटी लापता हो गई थी। राजू भी अपनी नकली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करता है कि वह अभी कहाँ से हो सकती है, लेकिन जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना तो उसको अपनी कहानी को बता देता है कि तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। झूठ मूठ कहकर वो वैसे ही सुनाकर वह कपल बड़े उदास होकर चले जाते हैं और राजू को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन अरुण और सुरेश दोनों राजू से मिलने उसके गाँव आते हैं। वहां पर आते ही उनको बहस चाय के टपरी वाले से हो जाती है और जहाँ दोनों के एक दूसरे का खूब मजाक भी उड़ाते हैं और सोच समझकर बहस करने के बाद वो दोनों राजू के घर पर आ जाते हैं। वहां उनको देखकर राजू भी एकदम से खुश हो जाता है और फिर तीनों मिलकर एक अच्छी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था होता है कि कहानी कहाँ से शुरू करें, इसलिए बिना कुछ लिखे वो आराम से सो जाते हैं। पर जैसे ही उनकी आंख लगती है तो हम एक लड़की को उनके घर में घूमते हुए देखते हैं। उस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा हो।
अगले दिन राजू का मकान मालिक किराया लेने के लिए वहां आ जाता है। अरुण और सुरेश को तो लगता है कि कोई पागल आदमी है जो सीधे अपनी बाइक पर घर में घुसे करता हुआ आ रहा है, इसलिए वो दोनों उस पर बरस पड़े कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और बाइक भी हमारे घर के पास से कैसे लेकर आ गए हो तुम, ये तुम्हारा हमारा घर है, यहाँ से निकलो। अब जब राजू उनको झगड़ते हुए देखता है तो उसकी हालत एकदम से पतली हो जाती है, क्योंकि वो तो मकान मालिक था जो किराया लेने के लिए आया था। फिर वो मकान मालिक से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, इनको माफ कर दो, आपने ये नहीं जानते थे कि आप मकान मालिक हो। लेकिन हाँ, कहाँ मकान मालिक का गुस्सा तो सात आसमान पर पहुंच जाता है और राजू को धमकाते हुए कहता है कि बेटा, अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा किराया मुझे नहीं मिला तो तुम तीनों को बेचकर, ध्यान से सुनना, बेचकर अपना किराया वसूल करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब रात को अरुण को याद आता है कि उसके पास, हाँ, उसके दादा की किताब है, वो मतलब वो जादुई किताब, उसमें शायद कोई अच्छी कहानी हो सकती है, तो अगर उस होगी तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। इसलिए वो बाकी दोस्तों के साथ उस किताब को खोलता है, लेकिन वो किताब पूरी तरह से खाली होती है। सुरेश कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम इस किताब पर ना कहानी लिख लेंगे। जिसके बाद वो उसे खाली किताब पर कहानी लिखना शुरू करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं वो काव्य नाम की एक सुंदर सी लड़की से, कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जिसका पति करण कारपेंटर हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में जान देने को भी तैयार थे। लेकिन इन दोनों दोनों दोस्तों, इतना ही लिखने के बाद सुरेश और राजू को नींद आ जाती है, कामचोर लगते हैं दोनों, इसलिए वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब इसके सोने के बाद हम उनके घर में के करण को और काव्य को, आत्मा को देख सक पाते हैं, यानी कि जो भी उस किताब में लिख रहे थे वह सच हो रहा था। अगली रात सुरेश फिर से स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करने वाला होता है कि तभी अरुण और राजू को पायल की छन 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 आवाज सुनाई देती है। अब ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन सुरेश कहता है अब ये तुम्हारा वहम है, कहाँ ध्यान दे रहे हो तुम, इस पर ध्यान दो ना, अपनी स्टोरी को पूरा करते हैं। इसके बाद वो दोबारा से कहानी लिखना शुरू करते हैं, जहाँ सुरेश लिखता है कि काव्य अपने पैरों में पायल पहन रही है और जो जो चीजें वो उस किताब में लिख रहा होता है वही चीज अरुण और राजू को उनकी आंखों के सामने होते हुए दिखाई दे रही होती है, जहाँ काव्य की आत्मा सच में अपने पैरों में पायल बांध रही होती है दोस्तों। और वही कारण वो भी मौजूद था। वो वहां पर ये सब कुछ देख कर तो तंग रह जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि हम जो लिख रहे हैं वो सच कैसे हो सकता है, कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। इसलिए अगले दिन राजू अरुण और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि एक बारे में अपना सपना हुआ था तो दोनों लोगों को यार एक जैसा सपना थोड़ी थोड़ा आएगा, थोड़ा बहुत अंतर तो होना चाहिए ना। और दोस्तों, अगर कभी भी दो लोगों को एक जैसा सपना आ भी जाए तो चीज वो देखते हैं, कम से कम उनका हौलिया तो अलग ही होना चाहिए था। लेकिन नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि अरुण और राजू काव्या का होलिया एकदम सेम बताते हैं। इससे दोनों को यकीन हो जाता है कि भाई ये कोई सपना नहीं, हकीकत थी, बहुत ही खतरनाक चीज थी। ये दोनों सुरेश से पूछने की एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हमारी कहानियां क्यों करण और दिखते हैं तो घर में कोई, क्योंकि जब तुम कहानी लिख रहे होते ना कल को तो उस समय हमारे सामने यार वो दोनों खड़े थे। ये सुनकर तो सुरेश भी हैरान रह जाता है कि क्या 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 कह रहे हो तुम, ये तुमने पी रखी है क्या, क्या तुमने आज, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, अब ये होता है, यह है कि जब ये दो दोस्त कह रहे हैं कि हमने किसी को देखा तो तीसरा भी सोचता है कि यार मैं क्यों नहीं देख पाया। और ये तो छोड़िए, अरुण और राजू सुरेश से ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता है काव्या बहुत ही सुंदर थी। अब ये सुनकर सुरेश को थोड़ा जलन भी होती है कि यार इन्होंने सुंदर लड़की देखी और मैं नहीं देख पाया। अब सुरेश चाहता है कि ये जो अच्छे तरीके से काव्य की सुंदरता को इमेजिन करके लिखूंगा। और अब जब लिखना शुरू करता है ना तो वह वहां पर पहले से कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिखी होती है कि काव्य और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के बाद वो उसी फ्रूट्स काटने वाले चाकू से एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं। हमले से उन्हें कुछ तो नहीं होता पर मजा बहुत आ रहा होता है। अब ये पढ़कर वो हैरान रह जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये लाइन किसने लिखी, हमने तो लिखी नहीं। तभी दूसरे कमरे से उसे आवाज आती है, वो तुरंत वहां पर जाता है। ओह माय गॉड, वहां पर काव्य और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे होते हैं और चाकू से हमला भी कर देते हैं। पर बेचारा सुरेश अब भी काव्य को देख नहीं पाया। अब ये सारी चीजें होते हुए देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ इस किताब की वजह से हो रहा है, आगे चलकर कहीं हमारी भी जान का खतरा ना हो जाए। इसलिए इससे बेहतर यही होगा कि हम इस किताब में कुछ ना लिखें। लेकिन किताब में ना लिखने की वजह से अब घर के आईने पर अपने आप स्टोरी लिखने लग जाती है और उसी स्टोरी के हिसाब से अरुण राजा काव्य को देख पा रहे थे। अब इन सारी चीजों से अरुण और राजू को काफी ज्यादा डर हो जाता है। लेकिन सुरेश, अरे वो तो बस काव्या को देखने के लिए इतना उतावला था कि क्या करे। और अब जब अरुण किताब को रखने वाला होता है तो सुरेश कहता है कि नहीं, ये किताब मुझे दो, और छीनने के चक्कर में वो किताब जमीन पर गिर जाती है। जब उसके अंदर से करण बाहर निकलता है, जिसे अब सुरेश भी देख रहा होता है। हे भगवान, बाहर आने के बाद करण तो इन तीनों से कहता है तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। इस घर में आज से कई सालों पहले मैं और काव्या रहा करते थे, लेकिन हमारे हमारे साथ हमारी शादी वाले दिन ऐसा कुछ हुआ कि हमारी जान चली गई। इसके बाद से हमारी आत्मा
इस घर में कैद हो गई। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अंदर उन दोनों के यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि अरुण उसी तांत्रिक का पोता है जिसके पास जादुई शक्तियां और वह किताब है। उस किताब और शक्ति का इस्तेमाल करके अरुण पता लगा सकता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। अगर अरुण ने इस बारे में पता लगा लिया तो मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगा, वरना यहीं पर मार डालूंगा। दोस्तों ये सुनकर तो तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर करण और उन्हें अपने और काव्य के बारे में बताता है कि ये बात आजादी से पहले की है, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। काव्य, जिसका नाम असल में कैथरीन था, वह अंग्रेज ऑफिसर की बेटी थी। हम दोनों की पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। लेकिन जब इसके घर वालों के काव्य के बारे में पिता को पता चला तो उन्होंने काव्य को साफ साफ कह दिया था कि अगर वह इंडियन से शादी करेगी तो उनका पिता और बेटी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन काव्य मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। जब उसके पिता ने उसको घर से बाहर फेंका था, इसलिए वो काव्य मेरे साथ मेरे घर पर आकर रहने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे घर आई, आसपास के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। अंग्रेज होने की वजह से वो उसको बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन वो बेचारी हर बात को अनदेखा कर देती थी। लेकिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी उसी रात दुर्घटना हो गई और हम दोनों मारे गए। अब इनकी कहानी को सुनकर अरुण और बाकी को काफी बुरा लग रहा था कि यार ये बेचारों के साथ तो अच्छा नहीं हुआ। अब ये तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इसलिए तीनों सोचने लग जाते हैं कि आगे शादी वाली रात को इनके साथ क्या हुआ होगा। इसलिए उसकी जान चली गई। मतलब वो अब तो अपने हिसाब से उस किताब में कहानी लिखने लग सकते हैं। और जब वो सही कहानी लिखते हैं, जैसे वैसे ही काव्य और करण अपने आप हरकत करने लगते हैं ताकि पता चल सके कि उस रात क्या हुआ था। पर जो वो गलत लिखते हैं तो वो दोनों उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाते हैं। इससे दोस्तों इनको समझ में आ जाता है कि ये चीज उस दिन हुई थी या नहीं। तो इसलिए जब उनको पता चलता है कि ये गलत लाइन है तो वो उसकी जगह पर दूसरी लाइन लिखते हैं, चेक करने के लिए कि ये सही है या नहीं। फिर लेकिन एक जगह काव्य इस तरह से स्टॉप हो रही थी जैसे किसी ने पीछे से उसकी साड़ी पकड़कर घसीट लिया हो। उसको अब इनका लगता है कि शायद इस दिन घर में कोई घुसा होगा और काव्य के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रही होगी, जिसके बाद उसने शायद करण को भी मार दिया होगा। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच नहीं होती, क्योंकि इसके हिसाब से तो जब वो कहानी लिखते हैं तो करण और काव्य अपनी पोजीशन से नहीं हिलते। अब उनके पास अपने दादा जैसी शक्ति तो नहीं होती, इसलिए वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए उसको पता नहीं चल पाता कि उस रात असल में हुआ क्या था। लेकिन जब उसके दादा की आत्मा आकर सीधे अरुण के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद अरुण के अंदर से उसके दादा सुरेश राजू से कहते हैं कि मेरी आत्मा को दोबारा दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि मैं इन दोनों का प्यार करने वालों की आत्मा को शांति दिला पाऊं। इतना इनका प्यार बहुत सच्चा है। अब वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस रात असल में हुआ क्या था। और तो उनके दादा वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस किताब में लिखना शुरू करते हैं। तो असल में करण किसी चीज के लिए लकड़ियां काट रहा था और उसके लिए काव्य गर्म दूध करके लेकर आ रही थी। लेकिन तभी उसकी साड़ी जमीन पर गड़े गड्ढे में फंस गई और जिससे ऐसा लगा कि किसी ने काव्य को पीछे से घसीट लिया और साड़ी फंसने की वजह से वो जैसे नीचे गिरा तो वो सीधा काव्य के सर पर आकर लग गया, जिसके उसे मौत हो गई। यह देखकर करण के उस समय होश उड़ गए कि अचानक से काव्य को ये क्या हो गया। वो भागते हुए काव्य के पास आया, लेकिन परेशानी में उसने अपनी कुल्हाड़ी ठीक तरह से अपनी नहीं रखी, ऊपर नहीं रखी थी, जो सीधे उसके ऊपर आके गिर गई और इस वजह से वो दोनों मारे गए थे। और उस टाइम करण को ऐसा लगा कि किसी ने काव्य को पीछे से धक्का मारा और उसी इंसान ने उससे सर पर कुल्हाड़ी भी मारी है। यही वजह है कि दोनों की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली और वह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि काव्य और करण की आत्मा को सच्चाई पता चल जाती है तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और अपना काम पूरा करने के बाद अरुण के दादाजी की आत्मा को भी उसके शरीर से निकल चल जाती है। तीनों दोस्त एकदम से बहुत खुश भी हो जाते हैं और अभी तक जो भी सब के साथ हुआ वो उसी पर एक स्टोरी में लिखते हैं। ये स्टोरी एक्टर्स और बाकियों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही जाती है कि अरुण को मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर मिल जाता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं, तमन्ना भी पूरी हो जाती है और काव्य और करण पर भी मूवी की शूटिंग कर लेता है और इससे